All right, so hello everyone, यास्मिन सैयद हियर और वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम शुरू करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। मतलब कि मैंने पहले लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर शुरू कर चुकी हूँ, आप लोग ने वो वीडियो देखा भी होगा। दैट इज़ व्हाई यू आर हियर ऑन द पार्ट 2, राइट। तो पहले के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ाई की थी। हमने बेसिकली देखा था कि लिविंग वर्ल्ड में हमने ये देखा है कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है लाइफ के, जैसे कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसको मिलाकर हम एक वर्ड देते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल राइट, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराए थे, कैन यू टेल वाला, थिंक अबाउट इट में एक क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है कैन मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेट मी डू दिस फॉर यू। में दिया है कैन अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब which is called as what? इन विट्रो टेस्ट। इन विट्रो होता है एक टेस्ट का नाम, और दूसरा एक और एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं इन वीवो। इन वीवो मतलब कि आप उसको कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं कर रहे हो, वो बॉडी के अंदर हो रहा है। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज इन वीवो टेस्ट। ये भी वर्ड आएगा आप लोग को आगे, जस्ट फॉर योर के इंफॉर्मेशन में आप लोग को बता देती हूँ। और इन विट्रो क्या होता है जिसको हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज लिविंग और नॉट। ये आप लोगों को पूछा है। तो लिविंग है या नहीं है, कौन से रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब देखो, हमने ये पढ़ा था लास्ट वाले पार्ट में कि मेटाबॉलिज्म जो है ये एक बहुत ही की फीचर है दैट विल डिफरेंशिएट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग देखो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हुआ आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो वैसे वाले रिएक्शंस को लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या वो चीज़ मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ग्रो कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कराते हैं, जिसके अंदर जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन में पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, इसके लिए उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑल राइट, तो ये जो है ये ग्रो तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक लिविंग बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे। और रिएक्शंस कभी भी लिविंग होते ही नहीं है, राइट। रिएक्शन इज नेवर लिविंग। आप लोग को पूछा क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग होते हैं? नहीं। आप कोई भी रिएक्शंस फॉलो करो, ठीक है, वो रिएक्शंस को हम कभी भी लिविंग नहीं बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेज नाउअडेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड एंड आर ऑन लाइफ सपोर्ट। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कई जगहों पे देखा होगा कि ऐसे ब्रेन डेड बोल देते हैं। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं कि क्या ये पेशेंट क्या हो गया? ब्रेन डेड हो गया। इनको हम कंप्लीटली डेड नहीं बोलते, और उनको हम ब्रेन डेड क्यों बोलते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड आर ऑन लाइफ सपोर्ट मतलब कि टोटली, ठीक है, सिर्फ उनका हार्ट बीट कर रहा होता है, ठीक है, उनका हार्ट सिर्फ खुद से बीट कर रहा होता है, बाकी पूरा जो ब्रीदिंग से लेके एवरीथिंग, डाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, पता नहीं वो भी उनका परफॉर्म होता है या नहीं। जस्ट देयर आईज आर ओपन, ठीक है, 24/7, और वो बस ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं, नॉट अ सिंगल मूवमेंट दे कैन डू। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनके पास में आप स्नेक भी ले जाके रख दोगे, दे विल नॉट गिव यू एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, दे विल नॉट गिव यू एनी रिस्पॉन्स। वो टोटली क्या खो चुके, अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस खो चुके होते। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? उनको हमें लिविंग कहना चाहिए या नॉन लिविंग कहना चाहिए? देखो, इसका हम लेटेस्ट अगर आंसर ढूंढने जाए तो पहले तक के हम उनको लिविंग कहते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका हार्ट बीट कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो कर रहे। अभी हमने फीचर्स देखे इतने सारे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ये चीज़ है, मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कॉन्शियसनेस ये चीज़ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, तो मगर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहे हैं। मगर दूसरा पॉइंट जो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है वो ये है कि लेकिन उनका हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, उनका हार्ट बीट
हो रहा है, तो इसलिए ना तो वो लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग। सो आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। और ये फाइनली मैं 1.2 शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। द पार्ट इज हर्बेरियम, ठीक है। द वर्ड हर्बेरियम, जिसका प्लूरल फॉर्म क्या है, हर्बेरिया, वॉज कॉइन्ड बाय पिटॉन डे टॉर्नेफोर्ट, ठीक है। देखो ये नाम बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग को याद रखना है। अगर नहीं याद होता है तो इस तरीके से याद करो, पीटी, ठीक है, पीटी याद रख लो। डे टॉर्नफोर्ट ऐसा बोलना भी जरूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ पीटी याद रख लो, आप लोग को अपने आप ऑप्शंस में से टिक हो जाएगा। लेकिन इसकी बुक का जो नाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। क्या नाम था उसकी बुक का, एलिमेंट्स, ठीक है। द वर्ड हर्बेरियम वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डे टॉर्नेफोर्ट इन द बुक एलिमेंट्स, ठीक है। The art of herbarium was initiated by Italian taxonomist Luca Ghini, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे बर्थ डेट और डेथ डेट दी हुई है, डेथ ईयर दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। लूका गिनी, ये बंदा कौन था, ठीक है। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। अब हर्बेरियम होता क्या है मैं आप लोग को वो बताती हूँ, ठीक है। हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हो प्लांट्स के। किसके स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो, स्पेसिमेन मतलब क्या, सिंपली कोई भी आप उसका मिसाल के तौर पर, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर आप उसका बॉडी रख लेते हो। अगर आप ह्यूमन स्पेसिमेन बोलोगे तो आपके पास में ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बॉडी होनी चाहिए। वो किस लिए होती है, स्टडी करने के लिए होती है। अगर आपको एनिमल्स का स्पेसिमेन चाहिए तो हर एक एनिमल का आपके पास में क्या होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टडी। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको आप डेड कर देते हो और उसको आप लोग फिर क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो इन ऑर्डर टू स्टडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। तो अब यहाँ पे हर्बेरियम कौन से स्पेसिमेन के लिए होता है, मोस्टली ज्यादातर इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक है, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर प्रेस्ड, ट्रीटेड वेरियसली एंड देन माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे, और हर्बेरियम यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। हर्बेरियम का सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, व्हाट इज हर्बेरिया, व्हाट इज हर्बेरियम, व्हाट हैपेंस इन हर्बेरियम। तो ये क्या होता है, इट इज एसेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। प्लांट कोई भी लेते हैं, उसके लीव्स, उसके स्टेम्स, ठीक है, ब्रांचेस, एवरीथिंग, उसको ड्राई कर देते हैं टोटली। उसको हम बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस अंडरगो करते हैं, ठीक है, और उसको प्रेस कर देते हैं। क्यों प्रेस कर देते हैं, क्योंकि वो, ताकि वो क्या कर जाए, एक पूरा फ्लैट शेप में आ जाए, ठीक है, पूरी तरीके से वो फ्लैट हो जाए। दैट इज वाई वी आर प्रेसिंग इट। और उसके बाद में उसको हम स्टैंडर्ड साइज शीट के ऊपर क्या रख देंगे, चिपका देंगे, और उसको प्रिजर्व कर देते हैं। हर्बेरियम के जो वो होते हैं, शीट्स होते हैं, उसके ऊपर एक कॉर्नर में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, वो भी आप लोग की अगर टेक्स्ट बुक में लिखी है, विल सी लेटर, ठीक है, आगे आने वाला है। वो आप लोग को पूरी तरीके से एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे लिए क्या था, पहला पॉइंट था वर्ड हर्बेरियम किसने कॉइन किया। देखो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, जस्ट बी रेडी फॉर फॉर एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू फेस एनीथिंग इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग को टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। पिटॉन डे टॉर्नेफोर्ट, ठीक है, ये नाम मैं आई थिंक 4th टाइम ले रही हूँ, 4th-5th टाइम, और अभी भी मुझे बोलने नहीं जम रहा, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इन द बुक एलिमेंट्स, लेकिन ये बुक का नाम आप लोग को नींद में से भी उठाएंगे तो आप लोग को याद रखना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड, ये हर्बेरियम नाम तो कॉइन किसने किया था, पिटॉन डे टॉर्नेफोर्ट ने किया था, और उसने ये कौन सी बुक में अपना ये नाम लिखा दिया था, हर्बेरिया करके एक चीज होती है, ये बुक का नाम क्या था, एलिमेंट्स। और ये हर्बेरियम को असल में अप्लाई करना किसने शुरू किया, तो दैट वाज लूका गिनी, ठीक है, ये कलर सही है, ठीक है, लूका गिनी, ये याद रखो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इफेक्टिव टूल्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या होती है बच्चा, देखो टैक्सोनॉमी आप जब भी स्टडी कर रहे हो, टैक्सोनॉमी बेसिकली
कोई भी एक पर्टिकुलर लिविंग थिंग है, आप उसका पूरा एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, पूरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब बेसिकली यही होता है कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको आपने प्रिजर्व करे हो स्पेसिमेन के तौर पे, उनका पहले वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ में किस तरीके का रिलेशन था, वो किस तरीके से रिलेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उनके अंदर क्या चेंजेस आए, क्या डिग्रेडेशन आया, क्या अपग्रेडेशन आया, वो हर एक चीज आ जाती है इसके अंदर टेक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर, ठीक है। तो यही होता है, हर्बेरियम को हम इसीलिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ऑलराइट, देखो ये ही लाइन में कह रही थी और ये आ गया, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन along with detailed classification and highlighting with its ecological peculiarities. Characters of the plant are also recorded on the same sheet. Local names and name of the collector may be added. तो क्या क्या चीज ऐड हो सकती है, हर्बेरियम क्या होता है, give a brief listings about features of herbarium. Any question can be asked, you have to remain prepared, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है हर्बेरियम शीट में। तो सबसे पहले तो द स्पेसिमेन इटसेल्फ, ठीक है, नीड्स टू बी देयर। दूसरा, उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब लिखने होते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, चल रहा है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है, देखो डेट आप लोग को लिखनी है कि प्लेस ऑफ कलेक्शन मतलब कि कब हमको ये मिला, कब हमने इसको प्रिजर्व किया, वो डेट आ जाता है। प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये कौन सा बॉटनिकल गार्डन है या फिर कहाँ से हमको कौन से फॉरेस्ट से मिला है, क्या है, तो प्लेस ऑफ कलेक्शन। अलॉन्ग विद डिटेल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आइडेंटिफाइंग द स्पेसिमेन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि ये कैसा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन का एक पूरा माइंड मैप बना होता है। तो वो क्लासिफिकेशन का पूरा डिटेल लिखना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू recognize the specimen, ठीक है, and highlighting with its ecological peculiarities, मतलब कि ये environment में क्या रोल प्ले करता है। ecological peculiarities मतलब उसके क्या रोल होते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, वो सब लिखा रहता है। और उसके कुछ कैरेक्टर्स भी लिखे हुए होते हैं, दे आर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द सेम शीट। लोकल नेम और क्या, नेम ऑफ द कलेक्टर, और ये प्लांट स्पेसिमेन हमको कहाँ से, किसके थ्रू मिला है, किसने लाके दिया है, किसने कलेक्ट किया है, ये नाम आना बहुत जरूरी है। मे बी एडेड, ठीक है, लोकल नेम भी उसका जरूरी है कि उसे हम जिस जगह से हमने उठा के लेके आए हैं उस जगह पे उसको क्या कहते हैं, दैट इज द लोकल नेम। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ शीट एंड इज कॉल्ड एज व्हाट, लेबल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को मार्क कराने जा रही हूँ और वो आप लोग को अभी के अभी याद कर लेना है। नाउ इटसेल्फ इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, this information is given at lower right corner of sheet and that is called as label. प्लीज 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 इस लाइन पे बहुत गौर करो, बहुत गौर करो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ने याद कर ली, हर्बेरियम क्या होता है ये भी याद कर लिया, लेकिन अगर आप लोग को ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन भाई लिखते कहाँ है तो आप लोग का 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स जा सकता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आएगा, द इंफॉर्मेशन ऑफ द कलेक्टर्स नेम और डेट ऑफ कलेक्शन एंड द लोकल नेम ऑफ द प्लांट एंड प्लेस लोकेशन ऑफ कलेक्शन, एवरीथिंग इज रिटन, बट वेयर इट इज रिटन ऑन द शीट, इट इज रिटन एट द लोअर राइट कॉर्नर। ये आप लोग का शीट है, लोअर राइट कॉर्नर पे ये लिखा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेबल। इसी को हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं यार, ठीक है, याद होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आई होप आप लोग को याद हो गया रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा आप लोग को इमेज दिया हुआ है, यू हैव टू सी दिस थरली। और आप जब भी एग्जाम के लिए जाते होंगे उसके 1-2 दिन पहले टेक्स्ट बुक्स के सारे डायग्राम्स प्लीज एक बार ऑन रिपीट देखा करो, ठीक। द एग्जामिनर कैन आस्क यू विच शीट व्हाट, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन अबव, ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज, दिस इज हर्बेरियम शीट, ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर।
हर्बेरियम शीट। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, आप लोग को मैंने जितने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में वही सब चीज़ लिखी हुई है। लोअर राइट कॉर्नर कहाँ पे है वो उसका लोकेशन दिया है, बॉटनिकल नेम और उसका दूसरा नाम भी दिया है, फैमिली कौन सी है। ठीक है, दिस इज कॉमन नेम। ओके, बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम ये सब कुछ दिया रहता है। बॉटनिकल मतलब साइंटिफिक नेम वो क्या कैरी करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉटनिकल नेम। ठीक है, अब देखो तुलजाराम चतुरचांद कॉलेज बारामती पुणे। ठीक है, हर्बेरियम में मिला है ये हमको, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ठीक है, वहाँ पे कलेक्टेड है। अब लोकेलिटी कहाँ से मिला है वो सब जगह आप लोग को लिखना है। रिमार्क्स, इसके कुछ रिमार्क्स मतलब मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो वो कैरी करता है, अगर कुछ है तो वो एक्स्ट्रा में लिख देना चाहिए, तो वो रिमार्क्स में आता है। इसका कोई रिमार्क नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम आप लोग को ये पिक्चर उठा के आ सकती है, बी रेडी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1.3 आ जाता है बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स बोल दो या बॉटैनिकल गार्डन्स बोल दो या कुछ भी बोल दो यार, एक ही बात है, आप लोग को एक ही दिमाग में चीज़ याद रखनी है। बॉटनिकल गार्डन्स होते वो चीज़ है जहाँ पर सारे प्लांट्स रख दिए जाते हैं, सारे प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, दे आर द प्लेसेस वेयर लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग के घर की सब्जी वहाँ पे जाके रख दिया है और उनको हम अल्फाबेटिकली आप उनको नाम दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेसेस वेयर लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ऐसी वेराइटीज हर एक किस्म की रेयर से रेयर स्पीशीज बॉटनिकल गार्डन्स में देखने को मिलती है। बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत नॉलेज होता है। आप जब बॉटनिकल गार्डन्स में जाओगे यू विल बी गेटिंग सरप्राइज अबाउट द अमाउंट ऑफ द वेराइटीज यू विल बी सीइंग अबाउट अ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, एक स्पीशीज के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही आप लोग को तरह तरह के स्पीशीज देखने को मिलेंगे, इतनी वेराइटीज देखने को मिलेगी, यू विल बी अमेज्ड। ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट parts of the world are grown in a scientific systematic way in a in vivo manner. Plants are labeled. ठीक है, द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। अब देखो यार, बॉटनिकल गार्डन्स का सबसे पहला पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है कि उसका डेफिनेशन क्या है। इट इज द प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि आसपास की कोई एक जगह से ले रहे हैं, भाजी मार्केट से ले रहे हैं प्लांट्स और वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ नहीं है। You have to go in the deepest forest, Amazon forest हो जाता है, बहुत सारे डीप फेमस फॉरेस्ट के अंदर जाके रेयरेस्ट स्पीशीज, वो सारी स्पीशीज जो है आप लोगों को बॉटनिकल गार्डन्स में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे लिखी हुई होती है। दे आर कलेक्टेड, दे आर ग्रोन इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे। यार साइंटिफिक मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फियर उनको चाहिए वो एटमॉस्फियर भी प्रोवाइड होता है बॉटनिकल गार्डन्स में। ठीक है, इन वीवो मैनर, मार्क दीज वर्ड। ठीक है, इन वीवो मतलब उनको जो एक्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए उसी इन्वायरमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, राइट। बॉडी में जो उसको इन्वायरमेंट मिल रहा था वो इन्वायरमेंट उसको वहाँ मिल रहा है क्या? नहीं, आप वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का थोड़ा चेंजेस ला सकते हो अकॉर्डिंगली, लेकिन जो उसके अंदर जो रियल लाइफ के अंदर हो रहा है वो ये बॉटनिकल गार्डन में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो इन विट्रो हम पढ़ रहे थे ऊपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो क्या हो रहे थे? दे वर नॉट लिविंग। अब ये जो इन वीवो मैनर हो रहा है वो नेचुरल मैनर में हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स आर लेबल्ड। ऑफ कोर्स जो भी आप प्लांट ग्रो कर रहे हो, यू मस्ट हैव सीन अ ह्यूज दैट पॉट्स, बहुत बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए होते हैं, बहुत बड़े गमले होते हैं वो, और वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन को ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई ड्राई प्रेसिंग करने वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे उनको बाकायदा बहुत ही केयरफुली उनको ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे वांट। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी लगती है उसके हिसाब से उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेचुरली ग्रो किया जाता है। द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। और ग्रो करके छोड़ना नहीं है, यू हैव टू नेम इट, राइट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज इट। तो उनको क्या किया जाता है, एक लेबल बोर्ड भी दिया जाता है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम बोथ। ठीक है,
तो अब ये देखो आप लोग के पास में बॉटनिकल गार्डन है, ये कहाँ का है, कोलकाता का है, ठीक है। मोर देन 255 years old banyan tree, mark these things, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क ऑफ इंडियन बॉटनिक गार्डन, द ट्री फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है। देखो इसका क्या नाम दिया हुआ है आप लोग को, ये जो ट्री है ना बैनियन ट्री, इसको हम क्या कहते हैं, फिकस बेंगालेंसिस। इसका फैमिली दिया हुआ है मोरासी, इज मोर देन 250 years old and spreaded over an area of about 1.5 hectares। इसका कितना बड़ा स्प्रेड हुआ है, ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है वो आप लोग को दिया है, विथ अबाउट, ठीक है, 2880 प्रॉप रूट्स। इसकी प्रॉप रूट्स आप देख रहे हो, प्रॉप रूट्स किसको कहते हैं यार, देखो ये प्रॉप रूट्स है, हाँ ये जो नीचे लटक रही है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं, दीज आर प्रॉप रूट्स। तो ये कितनी प्रॉप रूट्स इसकी अभी तक की काउंट हुई, 2880 प्रॉप रूट्स इसकी आ चुकी है। अ वंडर इन प्लांट किंगडम, द ट्री ऑक्यूपाइज इट्स पोजीशन इन द गाइनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। क्यों ये वाला ही प्लांट, क्यों क्यों ये वाला ट्री जो है बहुत ही पुराना ट्री है, ठीक है। ये कहाँ आप लोग को मिल रहा है, कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। इसका नाम दिया आप लोग को ग्रेट बेनियन ट्री। दिस वाज सो इंटरेस्टिंग एंड सो फन टू रीड, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट का पार्ट है, इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं यार, इसके अंदर से आई डोंट थिंक ऐसे कोई क्वेश्चन आता है। इन 1543 फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, नाम याद रख लो, इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी, ऊपर नाम आ चुका है, एट पिसा इटली। ये कहाँ का था, इटालियन अपने पहले पढ़ चुके हो, इटली का था, ठीक है। Botanical garden at Kew in England is known for largest collection of more than 30,000 specimens, ठीक है, प्रिजर्व प्लांट्स एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया। तो वहाँ पर बहुत, ये जो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन है क्यू करके एक जगह है, क्यू करके एक जगह है किधर, इंग्लैंड में, ठीक है। वहाँ पर एक ये जो बॉटनिकल गार्डन है, इट इज नोन फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर देन 30,000 स्पेसिमेंट्स, ठीक है। प्लांट्स को तरह तरह के 30,000 आप लोगों के पास में प्लांट स्पेसिमेन मिलते हैं, और हर्बेरिया तो कितने अमाउंट में मिले हैं यहाँ पे, 7 मिलियन हर्बेरिया मिले हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट भी समझ गया। वी हैव कंप्लीटेड हर्बेरियम वाला पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड बॉटनिकल गार्डन्स, वी विल बी हेडिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज म्यूजियम। अब उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे जो बॉक्सेस दिए होते हैं यार, आई विल नेवर टेल यू टू स्किप दीज बॉक्सेस कैरी अटरमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो नीचे म्यूजियम वाला पार्ट है, ये पार्ट कवर करेंगे। म्यूजियम कराने के लिए आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक, बट आई विल बी कवरिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओनली। ऑल राइट, तो कवर करते फटाफट हम पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल एक लाइन मैं स्किप नहीं करूंगी। लेट्स सी व्हाट इट कंटेन्स, ठीक है, व्हाट नॉलेज इट कंटेन्स। Conservation of biodiversity, just a second. Conservation of biodiversity. Biodiversity is the degree of variation. It is the degree of variation of life forms in an ecosystem. Biodiversity, ये नाम क्या कहता है आपसे, देखो diverse मतलब क्या, differences, डाइवर्स मतलब वेरिएशन जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। डाइवर्स का क्या मतलब होता है, वेरिएशन, ठीक है। और बायो का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, लाइफ, ठीक है। इट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। एक पूरा एक इकोसिस्टम कहलाता है, आपने वो पूरा देखा होगा पहले की प्रीवियस क्लासेस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको खा रहे, डीकेड एनिमल्स को खा रहे हैं। वो डीकेड एनिमल्स जो थे पहले किसको खाते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले आता है प्लांट से ऊपर सबसे पहले आता है सनलाइट, ठीक है, सन जो कि आप लोगों का मेन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद में प्लांट आता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, फूड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में हम एनिमल्स आ जाते हैं जो कि होते हैं पहले हर्बीवोरस, फिर उसके बाद में आ जाते हैं कार्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाते हैं। उसके बाद में थर्ड डिग्री में हम आ जाते हैं जो उन कार्निवोरस को भी हम खा जाते हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद में उसके बाद में यू विल बी गेटिंग द स्नेक्स एंड ईगल विच कम्स इन द टर्शियरी कंज्यूमर, ये सब आता है। उसके बाद में जो डीकेड बॉडीज होती है, प्लांट के लीफलेट्स गिरते हैं, उन सबको कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नीचे के इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर आप लोग को जितने भी वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं ना, उसी को बस हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखो अगर आपके पास में टोटली राइस
के पूरे क्रॉप्स ही क्रॉप्स हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा राइस हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप लोग के पास में टोटली ग्रास हॉपर्स हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रास हॉपर्स हो जाएंगे, तो राइस बचेगा ही नहीं। राइस की क्रॉप बचेगी क्या? पैडी फील्ड्स नहीं बचेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रास हॉपर्स आ गए। अब ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए वी हैव फ्रॉग्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास हॉपर्स को, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अगर वो फ्रॉग्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ग्रास हॉपर्स क्या हो जाएंगे? टोटली कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो फ्रॉग्स है उनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रास हॉपर्स एकदम जीरो, और ग्रास हॉपर्स अगर एकदम जीरो तो फ्रॉग्स अल्टीमेटली जीरो हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज उनके पास में खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। फ्रॉग्स जीरो हो जाएंगे तो कार्निवरस जो ऐसे एनिमल्स हैं हायर इसमें आते हैं, हायर सेकेंडरी में आते हैं, वो वाले एनिमल्स जो है फ्रॉग्स के ना मिलने पे मर जाएंगे। तो ये जो है भाई स्टेबिलिटी बना रहा है एक पर्टिकुलर चीज़, ऑल्दो वो हार्म करता है, ठीक है, एक एनवायरनमेंट में वो कुछ बैड इफेक्ट छोड़ रहा है। जैसे कि ग्रास हॉपर है, वो क्या कर रहा है? पैडी फील्ड्स पूरी खराब कर रहा है, राइस प्लांट्स, राइस क्रॉप्स को उन लोग खा जाते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो उसका कोई भी रोल रहने दो, उसका पॉजिटिव रोल रहने दो या नेगेटिव रोल रहने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रोल इट प्लेस, ठीक है, लेकिन वो स्टेबिलिटी तो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो वो बायोडाइवर्सिटी इसीलिए मायने रखती है। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आप लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोग को टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनफैक्ट सनलाइट भी भर भर के यहाँ पे अगर मिल रही है, और जो प्लांट्स है वो तो बेहिसाब है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हर एक तरीके के आप लोग को लाइफ फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बोला और डेंसिटी बोला है। अगर एक बड़ी जगह है और हर एक जगह पे एक एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ज़्यादा डेंस होगा, या एक बड़ी जगह है और हर जगह पे हर एक चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर एक जगह पे एक एक चीज़ देखने को मिल रही थी, कोई एक ही चीज़, ठीक है, हर एक जगह पे कोई एक ही चीज़, तो ये ज़्यादा डेंस नहीं हुआ, ठीक है, लेस डेंस हुआ ये। दिस विल बी रिगार्डेड एज मोर डेंस। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी जगह है लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग को देखने मिल रही है, और वो भी हर एक प्लेस पे देखने को मिल रही है। दैट इज वॉट वी कॉल्ड इट एज वाई, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज डेंस, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बैरी कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा हेल्दी इकोसिस्टम होगा, ठीक है, और जितना डेंस आप लोग को मिलेगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन करनी है कि क्या आप लोग का लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी हम खो रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही है, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो रिसोर्सेज आप लोग को मिल रही है, जैसे कि प्लांट्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें, वुड मिल रहा है, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, उसको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं, यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ट्रीज़ को आप कट कर देते हो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, दैट हैव रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये आप लोग का बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस करेगा? अब आप एक पर्टिकुलर ट्री कट कर रहे हो, बेहिसाब कट कर रहे हो, लार्ज अमाउंट पे कट कर रहे हो, तो आप लोग का पूरा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी लॉस इसलिए होगा क्योंकि यू डोंट नो हाउ मेनी एनिमल्स एंड हाउ मेनी मोर लाइफ फॉर्म्स वर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ट्री। मतलब कि अभी जैसे कोई घोंसला बनाने के लिए कोई बर्ड है और वो पर्टिकुलर ट्री पे ही घोंसला बनाती है और कहीं पे उसका नहीं मिलता है, तो वो ट्री कट हो जाएंगे, सो शी वोंट बी एबल टू मेक नेस्ट नहीं बना पाएगी, तो आगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, वेयर विल शी ले एग, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स ऑन योर ओन, ऐसे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग को ये जब चेन पता चलती है ना, तब आप इस तरीके से इसको माइंड में बिठा सकते हो कि यार देखो, एक चीज़ कोई अगर आप लोग की चेन में से, इकोलॉजी में से कम हो रही है, इकोसिस्टम में से कम हो रही है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस ऑफ द होल बायोडाइवर्सिटी। वो बर्ड खत्म तो वो बर्ड को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी खत्म, वो ऑर्गेनिजम्स
खत्म तो उनके ऊपर जो हेड में आते थे। अभी जैसे यार देखो बेसिकली हम अगर गोट हैन ये सब हम चिकन खाते हैं, ठीक है, अगर ये सब खत्म हो जाए तो वी विल मूव ऑन टू अनदर सोर्स दैट इज प्लांट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट्स ट्रीज ही खत्म हो जाए तो आप क्या खाओगे? धूप खाओगे क्या? नहीं ना, ठीक है। धूप किसका खाना था? प्लांट्स का। यू शुड प्रिजर्व व्हाट? यू शुड प्रिजर्व प्लांट, दैट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे देखो लिखा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है। तो आप लोग को ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है, ठीक है। So conservation involves attempting to slow down, stop or even reverse the loss in the natural habitat of organism, ठीक है। कंजर्वेशन अगर आप लोग को करना है तो कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स दिए हुए, जिसके अंदर आप या तो उसको स्लो डाउन कर दो, जो भी बैड इफेक्ट्स इल इफेक्ट्स आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उसको आप स्लो डाउन कर दो, उसको खत्म कर दो या फिर रिवर्स कर दो। मतलब कि आप लोग डिग्रेड कर रहे थे, ट्रीज को काट रहे थे, नाउ स्टार्ट ओके सीडिंग प्लांट्स, ठीक है। उनको आप क्या करो? खुद से सीड सो करो, उसको आप खुद से ग्रो करो। तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिंग ऑफ व्हाट डिग्रेडेशन वी ऑल हैव डन, ठीक है। तो रिवर्स कर दो द लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आप जो नेस्ट बनाने के लिए जो बर्ड्स को, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि बर्ड्स को एक पर्टिकुलर ट्री पे ही नेस्ट बनानी है, तो वो ट्री आप लोग ग्रो करो। दैट इज इंक्लूडेड अंडर व्हाट? कंजर्वेशन। दिस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। अब इन सिटू क्या होता है? इन सिटू मतलब क्या? इन सिटू मतलब कि आप उसको उसी प्लेस पे कर सकते हो, ठीक है। इन सिटू मतलब वो पर्टिकुलर जो उसका नेचुरल हैबिटेट था वहां पर जाके आप लोग कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक यू आर स्टॉपिंग द यूज ऑफ व्हीकल्स एंड द पेट्रोल्स एंड द ओवर गैस पोल्यूशन दैट अकर्स, उस वजह से जो आप कर रहे हो दैट इज नॉट इन सिटू। आप लोग वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसको ग्रो कर रहे हो, उसका देखभाल कर रहे हो, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज व्हाट? इन सिटू कंजर्वेशन। व्हाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर? क्यों मैटर करता है? क्योंकि अल्टीमेटली ये हम पर ही अफेक्ट करने वाला है। देखो फॉर मैनी पीपल इट इज अ सिंपल मॉरल और एथिकल इशू। देखो हम बहुत सारे अलग अलग जब हम एथिक्स पढ़ेंगे, रिलीजन और रीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वी विल कम टू नो कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो रिलीजन वाइज भी बहुत मैटर करते हैं। तो इस वजह से वो एक पर्टिकुलर प्लांट को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर ट्री को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि ये हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि दैट इज़ देयर कल्चर, ठीक है। तो कुछ लोग ट्रीज को इसलिए भी प्रिजर्व करते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट देयर ट्रेडिशन, ठीक है। वी शेयर आवर प्लैनेट विद अ ह्यूज रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड वी हैव नो राइट टू हार्म देम, ठीक है। मतलब कि आप लोग को टेक्स्ट बुक ये बोल रही है कि ये जो अर्थ है ये आप लोगों का नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। यहाँ पे और भी अनगिनत अननोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स विच आर लेफ्ट टू एक्सप्लोर। आप लोगों को लास्ट के चैप्टर्स होंगे आई गेस, एंड दैट इज इन 12th स्टैंडर्ड। वो पूरा आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में है। उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे यार इतने सारे एस्टिमेशन किए हुए हैं कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं अर्थ में, और उसका 70% भी कवर हुआ नहीं अभी तक के। मतलब उसके 70% ऑर्गेनिजम्स भी हमको अभी तक पता नहीं चले हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि अगर 100 ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो उसके अंदर से आप लोगों को 60% पता है, 65% पता है, और उसके अलावा आप लोग के पास में 30 ऑर्गेनिजम्स जो है वो अभी भी आप लोग को नहीं पता है, एंड दे कैन इवन गो डिक्लाइन, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिफोर वी कम टू नो अबाउट देम। कैसे? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम। ये पूरा मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल दी हूँ बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको याद कर लो।
ट्रीज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, नेस्ट नहीं बना पाएगी चिड़िया, चिड़िया नेस्ट नहीं बना पाएगी, देन जो चिड़िया है वो खुद भी, उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, राइट। और जो उसको खाने वाले कंज्यूमर्स है वो भी मर जाएंगे, ठीक है। वो अगर दूसरे सोर्स पे भी डिपेंड हो पाएंगे तो वो अल्टीमेटली मर ही जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, यही पूरे आप लोग के बॉक्स में लिखा हुआ था, जो कि आप लोग को फाइनली लिखा दिया लास्ट लाइन में कि लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। ऑल राइट।